वो डिमोलिश किया था। ऑडियंस के पास सवाल है अनुराग। अमीश देखिए, इस चर्चा से इतना तो समझ में आ गया कि 2019 की लकीरें खिंच चुकी हैं और दोनों पार्टी अपनी अपनी लकीर पे हैं, कोई अपने बयान से पीछे नहीं हट रहा। एक सवाल जनता की तरफ से। मेरा नाम आरपी शर्मा है। मेरा एक पहले तो बधाई है आपको मनीष जी कि आप सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि बीजेपी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अब कांग्रेस के भी अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन जनता के अच्छे दिन कब आएंगे? आपने कहा कि किसान का जो कर्ज है वो माफ होगा, लेकिन खजाना तो खाली है। तो हम जैसे लोग जो टैक्स दे रहे हैं, क्या उन पे बर्डन नहीं है? अगर ऐसा है तो हमारा भी जो कार का कर्ज है, मकान का कर्ज है, वो भी माफ होना चाहिए। ये सवाल है लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे, आपने वादा किया था। और मनीष जी, लास्ट लाइन उन्होंने पूछा है कि अगर किसानों का कर्ज माफ हो रहा है तो होम लोन भी माफ होने चाहिए मिडिल क्लास के, वो ही पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस मुल्क में 65% जो जनता है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। 65% का मतलब हुआ 80 से 90 करोड़ लोग। और अगर भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले 4.5 वर्ष में समस्या इतनी बढ़ी ना होती तो आप नहीं पाते कि महाराष्ट्र से लेकर और भी कोई आप प्रदेश ले लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में किसान सड़क पे निकल के आते। तो आप मुझे एक बात बताइए कि एक संवेदनशील सरकार होने के नाते क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता कि वो जो 90 करोड़ लोग हैं जो समस्या में घिरे हुए हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर जिस तरह से इस सरकार को ध्यान देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, तो क्या हम उनको उनके हाल पे छोड़ दें? क्या अगर पर ये मनीष जी पॉइंट है, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? देखिए, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये पॉपुलिस्ट मेजर है। मुझे एक बात बताइए जी, जब आप 3,30,000 करोड़ के धन पशुओं के लोन माफ कर देते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता, तो कोई नहीं कहता कि वो पॉपुलिस्ट मेजर है, तो कोई नहीं कहता कि आपने गलत किया है। पर एक छोटे किसान जिसकी पूरी जिंदगी उस जमीन के ऊपर चलती है और अगर बारिश नहीं हुई या और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसका जो परिवार है वो भूख की कतार पे पहुंच जाता है। अगर आपने उसका लोन माफ कर दिया तो ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि 90 करोड़ लोगों का आपने इस देश में फायदा किया है? तो इसलिए ये कहना कि ये अपना हम कर भोक्ताओं के ऊपर बोझ है, मैं ये मानता हूं कि ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, समाज के नाते हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि अगर हमारा कोई भाई ऐसे क्राइसिस में है तो उसकी मदद करना सरकार का और समाज का जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, बिल्कुल जो पार्टी लाइन है, मैं वही कह रहा था कि 19 के लिए लाइनें खिंच चुकी हैं और उस लाइन से कोई हट नहीं रहा है। देखते हैं अरुण हटा पाते हैं कि नहीं इस लाइन से। हमारे सहयोगी अरुण सिंह खड़े हो गए, अगर पूछेंगे। नकवी जी, जब भी प्रवक्ता आपके आते हैं टीवी पर या पार्लियामेंट में तो वो राहुल गांधी की हार नंबर 2, हार नंबर 3 और 13-14 तक लेके गए। 3 राज्यों के बाद अब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी वाले गिनती भूल के पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आप राहुल गांधी को एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्यों नहीं करते? लोकतंत्र में तो यही है ना कि अगर जो जीतता है वो नेता है, तो राहुल गांधी जीते हैं, आप स्वीकार क्यों नहीं करते? मेरा सवाल ये है आपसे। राहुल गांधी ने आप लोगों को फंसा दिया है। देखो, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके नेता राहुल गांधी जी हैं। हम इनके नेता को हम ये स्वीकार नहीं करते जब हमारे नेता को ये स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए जो है वो आपका ये प्रश्न ही जो है अपने आप में हम क्यों स्वीकार करें भैया? अरे भाई, कांग्रेस का कुनबा है, उनको जो है वो उसी परिवार के व्यक्ति को ही नेता स्वीकार करना है। कांग्रेस पार्टी अगर आप ईमानदारी के साथ देखें तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर से निकल करके और राहुल गांधी जी के लान पर खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो है वो इसमें कोई बहुत मैं पुराना मैंने निकाला, राहुल गांधी अकल से पैदल हैं, ना लिखते हैं ना पढ़ते हैं, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर लिख कर देता है बस वही बोल देते हैं। कल तो टेलीविजन पे देखा भी लोगों ने ऐसे ही कुछ। जी देखिए, ऐसा है कि आपका भी एक बयान है मनीष जी, आपने बोला एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी टीवी पर आता है, लोगों के पैसे लेके चले जाता है। देखिए, ऐसा है कि यही फर्क है इनमें और हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश का प्रधानमंत्री स्वीकार किया। हमने जितने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं उनको देश का प्रधानमंत्री और अपने दल का नेता स्वीकार किया।
हम श्री नरेंद्र मोदी को भी भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं। हम ये मानते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। और यही विडंबना है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली की जो एक परंपरा है, उस परंपरा को जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, उस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। क्योंकि अगर आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि एक व्यक्ति जो एक विपक्षी दल का चुना हुआ अध्यक्ष है, लोकसभा का 3 बार चुना हुआ सांसद है, उसको आप अगर उसका दर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इससे बड़ी असहिष्णुता और क्या हो सकती है? जवाब देखिए एक बात बताएं, मैंने एक बात कही ना कि कांग्रेस का जो सामंती सोच और सामंती सियासत है, उससे वो किसी से छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री हो जाने के नाते मतलब दूसरा कोई नेता उसे माने नहीं माने, कांग्रेस पार्टी भी उसे नेता नहीं मानती। क्या मनमोहन सिंह जी को इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वमान्य नेता माना? क्या इन्होंने जो है नरसिम्हा राव जी को अपना जो है वो सर्वमान्य नेता माना? नेता केवल एक ही परिवार में पैदा होगा और नेता एक ही परिवार और एक ही सामंती सोच का होगा, उसके अलावा तीसरा नहीं होगा। इसलिए जहां तक प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान जहां तक नरेंद्र मोदी के माँ बाप को तो कोई नहीं जानता, राहुल गांधी के बाप को, दादी को, सबको जानते हैं। देखिए जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री आपने स्वीकार किया, ये जनता ने आपको स्वीकार कराया, इसमें कोई एहसान नहीं है। हम भी जो है वो आपके जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको हमने प्रधानमंत्री स्वीकार किया। जी मनीष जी जवाब। देखिए एक जो प्रधानमंत्री के माँ बाप तक गई लड़ाई, देखिए ये एक बहुत ही अजब सियासत इस देश में पिछले कुछ वर्षों से श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, वो है पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड। मैं नकवी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या श्री नरेंद्र मोदी जी पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो सामान्य परिवार से आए हैं? क्या चौधरी चरण सिंह जी सामान्य परिवार से नहीं आए थे? क्या देवगौड़ा जी सामान्य परिवार से नहीं आए थे? क्या इंद्र कुमार गुजराल जी सामान्य परिवार से नहीं आए थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह एक छोटी उम्र में जब भारत का विभाजन हुआ था एक शरणार्थी बन के भारत नहीं आए थे? पर किसी प्रधानमंत्री ने ये जो उनकी परिस्थितियां रही या जिन परिस्थितियों से उभर के आए, उस विक्टिमहुड को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की। पर पिछले 52-53 महीने में आप निरंतर और लगातार एक बात देखते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड है कि मैं सामान्य परिवार से हूं, मैं नीचे से उठ के आया हूं, ठीक है, बहुत सराहनीय बात है कि अगर आपने अपनी क्षमता से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसकी सराहना करनी चाहिए। पर यह कहना कि मैं अकेला एक व्यक्ति हूं जो नीचे से उठ के शीर्ष पद पर पहुंचा हूं, यह बिल्कुल ही एक गलत बात है। और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड को रीइंफोर्स करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी है, जो आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं, जो आप वायदे पूरे नहीं कर पाए हैं, ये उसके ऊपर पर्दा जवाब नकवी साहब। देखिए पहली बात, मैं वही बात तो कह रहा था कि जो मोदी जी भी सामान्य परिवार के हैं, चौधरी चरण सिंह जी भी सामान्य परिवार से आए, चंद्रशेखर जी भी सामान्य परिवार से आए, या और भी जो नाम लिए वो सामान्य परिवार से आए, लेकिन उनका कांग्रेस पार्टी ने हश्र क्या किया था? तो इसलिए जो है मैंने कहा कि जो इस तरह के सामान्य परिवार से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री या सरकारें आई, उसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बेदर्दी और बेशर्मी के साथ उसको बदनाम करने की कोशिश की या उसको गिराने की कोशिश की, और गिराया भी। जी 20 सेकंड में जवाब, फिर ऑडियंस के पास जा रहा हूं मैं। ये भी एक मिथ्या है। वास्तविकता ये है कि श्री नरसिम्हा राव 5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। वास्तविकता ये भी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने किसी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बंगारू लक्ष्मण का क्या हाल किया था। अगर आप बंगारू लक्ष्मण के परिवार से जाके पूछो तो आप बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सलूक किया। और मैं अनेक नेता गिना सकता हूं, यशवंत सिन्हा जी के साथ क्या किया है, या अरुण शौरी के साथ क्या किया है, मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या किया है, और लंबी फहरिस्त है लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ क्या किया है। तो इसलिए जब आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 4 अपनी ओर उठती है।
हमने नॉनसेंस न्यूसेंस कह करके और किसी प्रधानमंत्री का अध्यादेश जनता के बीच में फाड़ के फेंका नहीं कभी। आजकल तो राहुल गांधी चौकीदार को भी चोर कह रहे हैं नकवी साहब। मैं देखिए, राहुल गांधी जी एक विपक्ष के नेता, एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाएं, उनके लिए हम चाहते हैं कि वो निभाएं, क्योंकि कोई किसी भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि जो उनका झूठ का जुगाड़ है या झूठ का झाड़ है, वो सच के पहाड़ के नीचे आ चुका है। और सच के पहाड़ के नीचे जब झूठ का झाड़ आता है तो उसका क्या हश्र होता है, समझ लीजिए। ठीक है, मैं आता हूं सर इसके ऊपर, मुझे पता है क्योंकि आप इस पर जरूर बोलना चाहेंगे, लेकिन ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेते हैं। अनुराग ढांडा, चर्चा की कामयाबी उसी में होती है कि कितने लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं यहाँ दर्शकों के मन में। नसीर जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी आदाब, सॉरी, मे आई होल्ड द माइक? जी आदाब। द क्वेश्चन इज फॉर मिस्टर नकवी। मैं नासिर। तो मैंने द इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर एंड मे द बेस्ट मैन विन। तो मैं एक्चुअली मैंने ये ऑब्जर्व एक्चुअली किया है कि इन द हिंदू हार्टलैंड the BJP has lost। तो इससे इंडिकेशन ये होता है कि जो हिंदुत्व का जो मतलब ये कि सहारा था एक्सेट्रा, विच दे वर यूजिंग वेरी इफेक्टिवली, दैट इज नॉट वर्किंग एनी मोर। सो डज द BJP पार्टी नाउ हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू डील विद द इलेक्शंस, बिकॉज ऐसा जो डिबैकल हुआ है वो आइंदा मतलब अगले इलेक्शंस में ना हो? अच्छा सवाल है, और ये भारी भरकम सवाल है क्योंकि हिंदी हार्टलैंड था, हिंदू हार्टलैंड राजस्थान। हाँ, हिंदी हार्टलैंड भी है, हिंदू हार्टलैंड भी है। हिंदू हार्टलैंड जो कहा, पहली बात तो आप समझ लीजिए, कोई इस देश में जो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया उसने बीजेपी के पैरों तले जमीन निकाल दी। देश में कोई हिंदू हार्टलैंड, मुस्लिम हार्टलैंड नहीं है, भारत है। जहां तक सवाल है, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी 40% वोट पाने के बाद, बीजेपी 41% वोट पाने के बाद भी सरकार बनाई। बहुत बार ऐसा होता है, इसमें तो कोई अजूबा नहीं है कि राज्यों में सरकारें बनती हैं। हमने 2 दर्जन से ज़्यादा चुनाव इन 4.5 सालों में जीते हैं और प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं। वो तमाम कांग्रेस की जहां राज्य सरकारें थी उनको उखाड़ के फेंका है। नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अब शिव भक्त भी हैं, हमारा जनेऊधारी भी हैं और मंदिर भी जा रहे हैं, उसकी वजह से आपको डेंट लग गया है। सवाल ये है उनका। देखो भैया, इनडायरेक्टली देखो, एक बात बताऊं मैं जी, कुछ पार्टियां जो हैं वो सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेके घूमती हैं। तो हम तो इस तरह के, हमारे पास जो है वो सिर्फ नेशनलिज्म है और लोगों का सरोकार है और समावेशी विकास है, उसके साथ हम काम करते हैं। तो इसलिए कौन तिलक लगा रहा है, कौन तो टोपी पहन रहा है। मैं एक कमलनाथ सिंह जी का देख रहा था बयान कि भैया मुसलमान जो हैं वो 90% से ज़्यादा वोट दे दें, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। तो वो तब चलता रहता है चुनाव में, लेकिन चुनाव जो है वो मुद्दों पे होगा। इस तरह के इश्यूज जो है, एक और सवाल आ रहा है, एक और सवाल आ रहा है। मैं मनीष जी आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर जयंती दत्ता सवाल पूछना चाहती हैं। जी हाँ, हिंदी में क्या सवाल है? जी, मैं हिंदी में बोलूँगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये जो हम कभी भी लीडर चुनते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि वो लीडर जो हैं हमारी जो सोच है, हमारी जो चाह है उसको पहचाने। मोदी जी इतने सालों से मन की बात सुनाते रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो चूक गए दूसरों की मन की बात सुनने में? क्या आपका जो रवैया है वो बदलेगा अब? क्योंकि 3 चुनाव आप हार चुके हैं, जो जाहिर करता है कि कहीं पे आप आवाम की मन की बात भूल गए अपनी बात सुनाने में। जी नहीं, हम 2 दर्जन चुनाव जीत भी चुके हैं, वो भी आप उसको भी ध्यान रखिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, मोदी जी मन की बात सुनाते नहीं हैं बल्कि लोगों की बात सुनते भी हैं। उसमें जो लोग कहते हैं देश के, दुनिया के, देश के कोने कोने से चिट्ठियाँ लिखते हैं, उनसे सीधे संवाद करते हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं और वो जारी रहेगा। अच्छा, ये ब्रॉडर सवाल पे नासिर साहब ने जो सवाल पूछा, कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वापस लौट कर आई है, या फिर कहें तो एक नया वर्जन कांग्रेस ने तैयार किया है, क्या उसका लाभ हुआ है इसी वजह से? मनीष तिवारी। देखिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये जो सारी शब्दावली है, ये हमारे चलचित्र चलाने वाले जो बहुत ही काबिल साथी हैं उनकी शब्दावली है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की हर उस
जगह में आस्था है जिसमें भारत के लोगों की आस्था है। तो अगर पंजाब का चुनाव होता है तो आप ये तो देखते हैं कि राहुल गांधी मंदिर गए, पर आप ये नहीं देखते कि वो हरि मंदिर भी गए, आप ये नहीं देखते कि वो अजमेर शरीफ भी गए, आप ये नहीं देखते कि जो बाकी धार्मिक स्थान है जहां पे भारत के लोगों की आस्था है वो वहां पे भी सर मैं ये भी देखता हूं, एक सवाल मेरा, मैं ये भी देखता हूं कांग्रेस का कोई नेता बोलता है मंदिर हम ही बनाएंगे, सीपी जोशी बोलते हैं, ये पहले कब बोलते थे? अगर मेरा पास इतना ज्ञान नहीं है तो आप ही मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दो मनीष भाई। मैं आपका ज्ञान वर्धन कर देता हूं बहुत ही विनम्रता से। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, हमारा सदा निरंतर ये मानना रहा है कि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा वो हमको मंजूर होगा। देखिए, जिन लोगों को उच्चतम न्यायालय का फैसला मंजूर नहीं है वो इसके आसपास एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमने आज से नहीं शुरू से इस बात को कहा है कि जो भी उच्चतम न्यायालय तय करेगा वो फैसला हमको मंजूर होगा। एक और सवाल अनुराग, क्विकली। बहुत रहे हैं सर। रामकृपाल जी सवाल पूछना चाहते हैं जी, खड़े होकर पूछेंगे तो सर ज्यादा ठीक है। खड़ा होकर मेरा मनीष जी से एक सवाल है। आज़ादी के बाद से आज तक, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं तो लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी दावेदारी सब पहले ही घोषित की है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, जैसे 2004 में नाम नहीं था, लेकिन पार्टी की दावेदारी हमेशा रहती थी कि हम सत्ता में आएंगे। ये पहली बार ऐसा चुनाव क्यों हो रहा है, आपके लिए पूछ रहा हूँ, कि जहाँ पार्टी की भी दावेदारी नहीं कर रही है पार्टी, और आपके जो सहयोगी भी हैं। तो मेरा एक सिंपल सवाल ये है कि पहले जो होता था, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ये हमेशा कहती थी कि हम विकल्प हैं सत्ता के और हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, तो मेरा ये कहना है कि इस बार आप सत्ता में आए या ना आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी को हटाना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक धारणा बन गई कि कांग्रेस पार्टी खुद सत्ता में आने के लिए नहीं, मोदी को हटाने के लिए सारी लड़ाई लड़ रही है। देखिए, आपने एक बहुत सटीक सवाल पूछा है और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए, इस दोनों चीजों में फर्क है। जहां तक विकल्प का सवाल है, हाँ, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या विपक्षी पार्टी होने के नाते ये हम दावा करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक विकल्प इस देश के सामने, एक ऑल्टरनेटिव आइडिया ऑफ इंडिया प्रस्तुत करें। जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, फिर मैं आपको 2004 पे लेके जाना चाहता हूं कि 2004 में भी विकल्प कांग्रेस पार्टी थी, जैसे कि 2019 में भी विकल्प कांग्रेस पार्टी है, पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा वो चीज चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे, सब लोगों ने इकट्ठा बैठ के उसका फैसला किया। टीएमसी के एक सांसद ने बोला कि अगर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करेंगे तो विपक्ष टूट जाएगा। एक मिनट, अखिलेश और माया मान नहीं रहे, बात कैसे बनेगी? एक मिनट, 2000 आपकी अपनी पार्टी भी कॉन्फिडेंट नहीं है? 2009 में भी जी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय थे, पर उस समय भी अगर आपको याद हो कि 2009 में जब हमने चुनाव लड़ा था, ये हमने बात बिल्कुल साफ की थी कि प्रधानमंत्री पद का फैसला जो यूपीए के घटक दल हैं उनके साथ बैठकर चुनाव के बाद में होगा, और जबकि कांग्रेस अपनी सीट बढ़ाकर 145 से 206 पे लेके गई थी। नहीं, मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। रामकृपाल जी ने बात पूछी है। देखिए, 2004 में कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी को एक अघोषित प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, और उसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी टूटी थी। शरद पवार जी ने कहा कि हम जो है सोनिया गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर सकते। उसके अलावा सागमा साहब ने कहा कि हम प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। उसको लेकर के एक बड़ा विवाद हुआ था।
इसलिए जो है वो बात सही है, और इस बार जो है वो आखिर में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो है वो कांग्रेस पार्टी किसी न किसी लीडर को घोषित करके चुनाव लड़ती रही है, ये बात सही है। मैं